गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसएम की ऑनलाइन क्लासेस में। आज मॉस का चैप्टर नहीं है। ये जो चैप्टर है ये मॉस में नहीं है, केवल और केवल स्ट्रक्चर मैकेनिक में है, संरचनात्मक यांत्रिकी में है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रस। ठीक है, तो ये जो ट्रस जो है आपको इसमें थोड़ा सा पुराने चैप्टर का भी यूज आएगा। ये तो मैं पहले ही कहता रहा हूँ कि आप कोई भी चैप्टर नया पढ़ेंगे उसमें पुराने चैप्टर का इस्तेमाल जरूर मिलेगा। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा आपको बीम का चैप्टर आपको याद होना चाहिए कि बीम हमने कैसे सॉल्व किया था। केवल और केवल आर निकालना, आर निकालना मैंने आपको बहुत सही तरह का बताया हुआ है। आपको जब मैंने आपको एसएफटी बीएमडी कराया हुआ तब भी मैंने आपको आर निकालना बताया है, तो उसका आपको थोड़ा सा यूज आएगा। देखते हैं कितना यूज आता है कितना नहीं आता है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ट्रस। ये केवल और केवल सिविल के लिए है, मैकेनिकल के लिए ये चैप्टर नहीं है। सबसे पहले देखिए क्या होता है ट्रस। ट्रस जो होता है वो तीन या तीन से अधिक सदस्यों से मिले ढांचे को मिलकर बने ढांचे को ट्रस कहते हैं। क्या कह रहा हूं, तीन या तीन से अधिक सदस्यों से मिलकर बने ढांचे को क्या कहते हैं, ट्रस कहते हैं। जैसे हमारा क्या है, तीन या तीन से अधिक, कम से कम तीन होने जरूरी है, दो सदस्य मिलकर आपको ये ट्रस नहीं बना सकते। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे बिजली के खंभे होते हैं, बिजली के खंभे आपने ऐसे देखे होंगे, सभी ने देखे होंगे, आई थिंक सो। ये ट्रस का एग्जांपल है। बिजली के खंभे जो होते हैं वो ट्रस का एग्जांपल है। आप लोगों ने कभी रेलवे ब्रिज वगैरह देखा होगा। रेलवे ब्रिज कुछ ऐसा होता है, सभी ने देखे होंगे रेलवे ब्रिज। ये एक ट्रस का एग्जांपल है। तो इसमें कई सारे जो मेंबर हैं वो आपको जोड़कर ट्रस बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रस। अब देखते हैं ट्रस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परफेक्ट ट्रस, एक होता है इनपरफेक्ट ट्रस। ट्रस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो पूर्ण ढांचा, दूसरा होता है अपूर्ण ढांचा। अपूर्ण ढांचा इसको कहते हैं परफेक्ट और इसको कहते हैं इनपरफेक्ट। पूर्ण ढांचे कहेंगे परफेक्ट ट्रस, इसको कहेंगे इनपरफेक्ट ट्रस। जो परफेक्ट ट्रस होता है केवल और केवल उसको ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इनपरफेक्ट ट्रस या अपूर्ण ढांचा को सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब पता कैसे करेंगे कौन सा पूर्ण ढांचा है कौन सा अपूर्ण ढांचा है, इस बात का पता लगाना है। तो सबसे पहले इसके लिए पूर्ण ढांचे का एक फॉर्मूला होता है m इक्वल टू 2j माइनस 3। m इक्वल टू 2j माइनस 3। m यहाँ पर जो है नंबर ऑफ मेंबर है, ये j है नंबर ऑफ जॉइंट है। j जो है नंबर ऑफ जॉइंट है, ये नंबर ऑफ मेंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज और इससे पहले कि हम लोग ट्रस को पहचानेंगे कैसे, कि कौन सा स्ट्रक्चर ट्रस है कौन सा स्ट्रक्चर ट्रस नहीं है। इसको भी पहचानने के लिए कुछ तरीके हैं। जो ट्रस होता है, सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है वो जो ट्रस जो है वो एक ही मटेरियल का बना हुआ हो। जो जितने भी आपके मेंबर लग रहे हैं, कितने भी लग रहे हैं, वो सभी के सभी मेंबर एक ही मटेरियल के बने हुए हो। चाहे ये वाला हो, ये चाहे ये वाला हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे कोई भी मेंबर हो, वो एक ही मटेरियल के बने हो। यानी कि जो मटेरियल यह है इसका है वही मटेरियल इसका होना चाहिए, वही मटेरियल इसका होना चाहिए, वही मटेरियल इसका होना चाहिए। यानी कि आपने देखा होगा रेलवे ब्रिज जो होता है स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक एक ही मटेरियल का बना होता है, उसमें बीच में अलग अलग मटेरियल नहीं लगाए जाते। ठीक है, यानी कि समान मटेरियल के बने हुए होने चाहिए। सभी सदस्य ट्रस के सभी सदस्य जो है वो समान मटेरियल के हों। दूसरा क्या है, पिन जॉइंटेड हो। इनके जो जोड़ है वो नट बोल्ट द्वारा कसे हुए हो, वहां पर वेल्डिंग ना हो। ये जो ट्रस जो है वो पिन जॉइंटेड होनी चाहिए, परमानेंट जॉइंट नहीं होना चाहिए। परमानेंट जॉइंट यानी कि वेल्डिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा कि जो रेलवे ब्रिज वगैरह होते हैं उनमें नट बोल्ट द्वारा कसा हुआ होता है, या आपने कभी टेलीफोन के टावर वगैरह देखे होंगे तो बिजली का खंभा वगैरह देखा होगा, जो तार जाते हैं बड़े बड़े जो टावर लगे होते हैं वो सब नट बोल्ट द्वारा कसे हुए होते हैं, उन पर वेल्डिंग नहीं की जाती। तो दूसरा क्या है, उसको
पिन ज्वाइंटेड हो, पहला क्या है समान मटेरियल के बने हुए हो। एक लास्ट में है जो लोड जो है, जो भार जो है हमेशा पिन यानी ज्वाइंट पर लगाओ। लोड ऑलवेज एक्ट ऑन ज्वाइंट ओनली, यानी कि बीच में अगर आपने कोई लोड लगा दिया तो वो ट्रस नहीं है, ये हमारा अलाउड नहीं है। बीच ट्रस में कोई भी लोड नहीं लगाया जाता है, केवल ज्वाइंट पर ही लोड लगा होगा। ये मेरा तरीका सही है। तो 3 तरीके हैं किसी भी ट्रस को पहचानने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी मटेरियल कैसा भी स्ट्रक्चर दे दिया तो वो हमारा ट्रस हो जाएगा। एक ही मटेरियल के बने हुए हो, पिन ज्वाइंटेड हो, और उसका जो लोड लग रहा हो वो हमेशा कॉर्नर पर लगा हो या पिन पर लगा हो या जॉइंट पर लगा हो। क्लियर? तो ये है हमारा ट्रस को पहचानने का। अब ट्रस 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ण ढांचा, अपूर्ण ढांचा। पूर्ण ढांचे के लिए m = 2j-3, इसका भी मैं आपको फॉर्मूला का पूरा कराऊंगा कि कैसे निकालते हैं। m सदस्यों की संख्या, ये है सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ मेंबर, और ये है जोड़ों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ ज्वाइंट, क्या है जोड़ों की संख्या। ये तो हो गया मेरा पूर्ण ढांचा। अब अपूर्ण ढांचा क्या होगा? अपूर्ण ढांचे 2 प्रकार के होते हैं, या तो उसमें जरूरत से ज्यादा मेंबर लगे हुए होंगे या जरूरत से कम मेंबर लगे होंगे। तो जो जरूरत से ज्यादा लगे होंगे तो इसके कहीं अतिरिक्त ढांचा, और जरूरत से कम में लगे होंगे तो अभाव ढांचा, यानी कि यहाँ पर अतिरिक्त है और यहाँ पर सदस्यों का अभाव है, यानी कि कम है। नंबर ऑफ मेंबर, यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर जो है वो कम है, यहाँ नंबर ऑफ मेंबर जरूरत से ज्यादा है, यानी कि इसमें क्या होगा? अब अतिरिक्त है, m > 2j-3 होगा इस वाले में। इसमें क्या होगा? m < 2j-3 होगा, और m = 2j-3 हो गया तो ये हो जाएगा मेरा पूर्ण ढांचा, यानी कि इक्वल टू वाले को ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? अतिरिक्त यानी कि m > 2j-3, अभाव यानी कि m < 2j-3, ये दोनों ही एग्जांपल हैं अपूर्ण ढांचे के, और अपूर्ण ढांचे को कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सकता। अपूर्ण ढांचे को कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सकता, केवल और केवल पूर्ण ढांचे को ही सॉल्व किया जा सकता है। थ्योरी इसमें ज्यादा नहीं है। अब आते हैं सीधे न्यूमेरिकल पर। सीधे सीधे एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं और तरीका समझते हैं। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है जोड़ विधि, दूसरी होती है काट विधि। पहला होता है जोड़ विधि, दूसरी होती है काट विधि। तो देखते हैं, दोनों को ही अगर समझना होगा दोनों समझ लेंगे। पहले हम लोग देखेंगे जोड़ विधि से इसको सॉल्व करने का तरीका। जोड़ विधि, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे पूर्ण ढांचा और अपूर्ण ढांचा कैसे निकाला जाता है। जैसे ये हमारा एक सदस्य है, फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी, यहाँ कोई लोड लगा है लाइक दिस, ठीक है। ये ए बी जो है वो एक मेंबर है, बी सी जो है वो दूसरा मेंबर है, सी ए या ए सी जो है वो तीसरा मेंबर है। क्लियर? यहाँ एंगल लग रहा होगा कुछ भी। ए मेरा एक ज्वाइंट है, बी मेरा दूसरा ज्वाइंट है, सी मेरा तीसरा ज्वाइंट है, यानी कि यहाँ पर मेंबर कितने हैं? 3। ज्वाइंट कितने हैं? वो भी 3 है, 1 2 और 3। फॉर्मूला क्या है? F = 2j-3, 3 = 2 × 3 - 3, 3 = 6 - 3 and 3 = 3। अतः यह एक पूर्ण ढांचा है। अतः यह एक पूर्ण ढांचा है।
इतनी बात समझ में आई कि कैसे हमको पूर्ण ढांचा यानी कि इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसको अभी सॉल्व करेंगे लेकिन और भी देख लेते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल चलिए, काफी सारे हो गए, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे जॉइंट हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जितने भी जॉइंट्स होंगे उनका नाम दिया रहेगा। अब मुझको बताना है ये पूर्ण ढांचा है या अपूर्ण ढांचा है। देखते हैं, m इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, कोई छूटा तो नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएंगे 8। m का मान हो गया 13, 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 13 ही हो जाएगा। आता है एक पूर्ण ढांचा, बाई चांस की बात है, उन्होंने तो ऐसे रैंडम बना दिया था, ये भी एक पूर्ण ढांचा निकला क्योंकि 13 इक्वल टू 13 आ गया। अतः इसको सॉल्व किया जा सकता है, अतः इसको सॉल्व किया जा सकता है। और देखते हैं, चल ये है ये m इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, m इक्वल टू 8, ज्वाइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ज्वाइंट है हमारे 6। m इक्वल टू 2j माइनस 3, 8 इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस 3, 12 माइनस 3, 8 इज लेस देन, ये हो जाएगा 9। अब यहां पर देखिए, यह क्या हो गया मेरा, m इज लेस देन 2j माइनस 3, यानी कि ये जो है मेरा अभाव ढांचे के अंतर्गत आता है, ये मेरा जो है अपूर्ण ढांचा है। अतः यह एक अपूर्ण ढांचा है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, या इसको क्या कहेंगे, इसको हल नहीं किया जा सकता। अब यहां पर देखिए, अगर एग्जाम में बाई चांस बाई गलती से अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो आपको इतना ही लिखना है और आपको नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। ये खासियत है कि जब अपूर्ण ढांचा आ जाता है, अपूर्ण ढांचा आ जाता है, तब आपको नंबर पूरे मिलेंगे, लेकिन आपने इतना लिखा हुआ हो। अगर आपने छोड़ दिया और आपने कुछ भी नहीं लिखा तो कोई भी नंबर नहीं है। अगर आपने इतना लिख दिया तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। गलती से भी अगर अपूर्ण ढांचा आ जाता है एग्जाम में तो आपको, या फिर पहचानने के लिए आ सकता है कि कौन सा ढांचा पूर्ण है अपूर्ण है, ये एक नंबर में सवाल पूछ सकता है कभी कभी कि इस ढांचे को बताइए ये पूर्ण ढांचा है या अपूर्ण ढांचा है। तो आपको m इक्वल टू 2j माइनस 3, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। कौन सा, m इक्वल टू 2j माइनस 3, ये वाला।
m इक्वल टू 2j माइनस 3। ये हो गया, अपूर्ण ढांचा हो गया। अब यहीं पर देख लीजिए, इसी में ही मैंने 4 मेंबर और लगा दिए। अब क्या होता है देखते हैं। या ये वाला ज्वाइंट हटा दे रहा हूं, ये केवल क्रॉस करके लगा है, यहां पर कोई ज्वाइंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। m इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। m इक्वल टू हो जाएंगे 10। ज्वाइंट है 1 2 3 4 5 6। दस इज ग्रेटर देन 9। अगेन, अतः यह एक अपूर्ण ढांचा है जिसे हल नहीं किया जा सकता। अतः इसे हल नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो ये हमारे अपूर्ण ढांचे हो गए। अब एक बात बताइए, इसको हम लोग पढ़ते क्यों हैं? इस ट्रस्ट को पढ़ने की जरूरत क्यों है? ताकि मुझे प्रत्येक मेंबर पर ये पता लग सके कि कितना बल लग रहा है। प्रत्येक मेंबर पर, सदस्य के प्रत्येक मेंबर पर ये पता लग सके कि कितना बल लग रहा है और उसकी प्रवृत्ति क्या है। प्रवृत्ति यानी कि वो संपीड़न लग रहा है या तनाव लग रहा है, कैसा लग रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं बेसिक क्वेश्चन पर अपने। प्रोसेस समझना है केवल, फिगर आपको बनकर आएगा। ये फिगर आपको ऐसे बनकर आएगा। ट्रस्ट के प्रत्येक सदस्य पर बलों की गणना कीजिए। क्या लिख कर आएगा? ट्रस्ट के प्रत्येक सदस्य पर बलों का मान तथा प्रकृति ज्ञात करो। बलों का मान तथा प्रकृति ज्ञात करो। तो सबसे पहले इस बीम के लिए मुझे RA और RB निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? RA और इस ट्रस्ट के लिए मुझे एज ए बीम इसको सॉल्व करना पड़ेगा, RA और RB। तो क्या करेंगे, ये जो ट्रस्ट है हमारा, इस ट्रस्ट को हम लोग ऐसे मान लेंगे, कुछ देर के लिए केवल मान लेंगे। 20 किलोमीटर, 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर, A B RA और RB। कुछ देर के लिए हम लोग इस 20 किलोमीटर को जो है तो यहां पर एज्यूम कर लेंगे कि ये माना कि यहां पर लग रहा है। यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। इसको यहां पर मान लेंगे कि ये माना कि यहां पर कार्य कर रहा है, यानी कि बिल्कुल ऐसा। अब यहां पर आपको RA RB निकालना आसान है। लीजिए, RA प्लस RB इक्वल टू 20। समीकरण नंबर बिंदु A के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर RB इंटू 4 इक्वल टू 20 इंटू 2। RB का मान आ गया 20 गुणित 2 गुणित 10 किलोमीटर। RA का मान भी आ गया 20 माइनस 10 इक्वल टू, ये आपको निकालना है। RA और RB का मान भी आ गया 10 किलोमीटर, इसका मान भी आ गया 10 किलो न्यूटन। कहीं कोई दिक्कत? RA और RB का मान आ गया आराम से। अब हम लोगों को, अब हम आते हैं अपने ट्रस्ट पर, यानी कि ट्रस्ट को सॉल्व करने का शुरू होता है। जहां पर बीम खत्म होगा वहीं से ट्रस्ट शुरू होगा। RA RB। अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई ऐसा यूडीएल वगैरह नहीं लगता है, केवल और केवल
पॉइंट लोड ही लगते हैं, क्योंकि एक बिंदु पर, एक जॉइंट पर केवल और केवल बिंदु भार ही लग सकता है, यहाँ पर कोई भी यूडीएल नहीं लग सकता। क्लियर? और यहाँ पर एक ही प्रकार की आपको बीम मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आरए और आरबी निकालने में, क्योंकि यहाँ पर आरए आरबी जरूरी नहीं है, यहाँ पर जरूरी है कि इन सदस्यों पर कितना बल लग रहा है ये निकालना है। अब देखते हैं, माना कि ए भी एक सदस्य है, तो इस पर माना कि तनाव बल लग रहा है। बिंदु बार देखते हैं कि बिंदु ए पर माना कि तनाव बल लग रहा है, दोनों सदस्य जो है वो तनाव बल के हैं। बी पर भी मान लेते हैं ये तनाव बल लग रहा है, मान लेते हैं तनाव लग रहा है, और सेम सी पर मान लेंगे इस पर भी लग रहा है तनाव। तो ये माना कि ये T1 है, माना कि ये T2 है, माना कि ये T3 है। मान लेते हैं यदि प्लस में आती है वैल्यू तो तनाव है, माइनस में आ जाती है तो वो संपीड़न हो जाएगा, यानी कि जो हमने माना है उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या करेंगे, पॉइंट ए, बिंदु ए या जोड़ ए या जोड़ विधि चल रही है, तो जोड़ ए लेने पर, क्योंकि विधि चल रही है हमारी जॉइंट मेथड, जोड़ विधि, जोड़ ए का हम लोग क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये देखिए यहां पर T1 जा रहा है, यहाँ T3 जा रहा है, एंगल 60 डिग्री है, और ऊपर जा रहा है 10 किलो न्यूटन। ये बन गया पॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम, पॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम। कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पर, पॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम। यहां पर आएगा T1 का cos 60, यहां पर आएगा T1 का sin 60। अब यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ आएगा T1 sin 60 प्लस 10 इक्वल टू 0, T1 इक्वल टू माइनस 10 अपॉन sin 60 माइनस 10 अपॉन sin 60 का मान शायद √3/2, इक्वल टू आ गया माइनस, चूंकि माइनस आ गया है यानी कि ये जो है ये संपीड़न है, इसकी जो प्रवृत्ति है वो संपीड़न में है, इसकी जो प्रवृत्ति है वो संपीड़न में है, क्योंकि हमारा जो वैल्यू हमने मानी थी वो तनाव मानी थी, और ये उल्टा आ रहा है यानी कि संपीड़न में आ रहा है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर संपीड़न। ये लीजिए T1 का मान आ गया इक्वल टू आ गया माइनस 20/√3 कंप्रेसिव। अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 यानी कि T3 प्लस T1 cos 60 इक्वल टू 0, ये आ गया T3 प्लस T1 cos 60 इक्वल टू 0। T3 प्लस T1 का मान क्या है, माइनस 20/√3। ये बात ध्यान रखना है कि चिन्ह के साथ लेना है, माइनस आया तो माइनस 20/√3, cos 60 यानी कि 1/2 इक्वल टू 0। यहां से देखिए क्या आ रहा है, T3 माइनस T3 इक्वल टू आ गया तनाव क्यों, क्योंकि ये आ रहा है प्लस में, और जो हमने माना था वही आ रहा है, प्लस में ही आ रहा है, इसलिए ये आ गया हमारा तनाव। T3 बराबर आ गया प्लस का 10/3, 10√3, ये आ रहा है, T3 का मान आ गया, ये देखिए मेरा T3 भी आ गया और T1 भी आ गया। T3 का मान आ गया 10/√3 जो कि टेंसाइल है। ये सारी चीज नोट करते जाना, क्योंकि ये बहुत सबसे छोटा, ट्रस का सबसे छोटा सवाल यही है, सबसे छोटा यानी कि कम से कम 3 सदस्य होने चाहिए, तो कम से कम सदस्य लिए हैं, तो ये हमारा है T3 का मान। इसके बाद आते हैं हम लोग T2 बज रहा है, T2 निकालना है, तो T2 को लिए हमको पॉइंट बी या पॉइंट सी, दोनों में से कोई भी एक सॉल्व कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, काम चल जाएगा हमारा। तो जो भी आपको आसान लग रहा हो उसको सॉल्व कर लेंगे, वहां कोई बहादुरी नहीं दिखानी है कि आप बिल्कुल कठिन वाला ही है। कौन सा ले रहा हूं, जोड़ बी लेने पर।
बी का फ्री वाई डायग्राम बन रहा है, T2 एंगल 60, ये T3 और ऊपर जाएगा 10 किलोमीटर, इधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आएगा T2 का cos 60, यहाँ पर आ रहा है। अब साइन कॉस आपको पता होना चाहिए, जहां एंगल है वहां पर कॉस लगता है, कई बार बता दिया। ये कॉस आएगा, यहाँ पर आएगा साइन। कोई भी एक सॉल्व कर लेते हैं, यही वाला सॉल्व कर लेते हैं। 10 प्लस T2 साइन 60 इक्वल टू 0, T2 साइन 60 इक्वल टू -10, T2 इक्वल टू -10 अपॉन साइन 60। साइन 60 का मान होता है √3/2। ये लीजिए T2 इक्वल टू आ गया माइनस T1 भी आ गया, T2 भी आ गया, T3 भी आ गया। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, सवाल का आंसर सारे आ गए हैं, लेकिन इसके ऐसे आपको छोड़ के आ जाओगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। अगर कोई भी आपका टीचर ज्यादा आपको नंबर काटना चाहे तो आपके नंबर काट सकता है, यदि आपने इतना भी छोड़ दिया तो। आपका क्या करना है, केवल और केवल इन सभी आंसरों को एक मैनेज करके लिख देना है। एक टेबल होती है आंसर टेबल, उत्तर तालिका जिसे कहते हैं, वो आपको बनानी है, तभी आपका आंसर सब पूरा माना जाएगा। उत्तर तालिका बनानी जरूरी है। उत्तर तालिका क्या होगी, देखिए सीरियल नंबर, नाम, मान, प्रकृति। ठीक है, कितने सदस्य हैं, 1 2 3, और RA RB का भी हम लोगों ने मान निकाला है तो वो भी आएंगे। तो 1 2 3 4 5। नाम T1 को हम लोग AC भी ले सकते हैं और T1 भी ले सकते हैं। ये T1 है, T2 है, T3। इसको मैं AC BC और CA भी ले सकता हूँ, AC BC और CA भी ले सकता हूँ। यहाँ आएगा RA, यहाँ आएगा RB। जो भी हमने निकाला है उन सबको एक साथ लिख देंगे। T1 का मान है 20/√3। यहाँ पर माइनस लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रकृति लिख देंगे, क्या, संपीड़न। माइनस लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर छोड़ भी दिया तो हमने यहाँ लिख दिया संपीड़न, चल जाएगा। T2 का मान कितना है, अगेन T3 का मान है तनाव, RA का मान है 10 किलोमीटर, RB का मान है 10 किलोमीटर। इनका कोई भी अभी वो प्रकृति नहीं है, ना तनाव की है ना संपीड़न की है, तो इसको छोड़ देंगे। ये है हमारी फाइनल आंसर तालिका। यही चेक की जाती है, अगर आपका सही में कोई सवाल आपने बिल्कुल सही किया है तो यहां तक अगर आप लिखते हैं तो एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। किसी भी कंडीशन में आपको एक भी नंबर नहीं काट सकता कोई, यदि आपने उत्तर तालिका तक बनाई है। तो आपको फाइनल आंसर जो है वो इस क्रम में रखना है, इस तरीके से आपको लिखना है। ये जो सवाल होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं लेकिन आसान होते हैं, आपसे सॉल्व हो जाएंगे। आपके पास कैलकुलेटर ना भी हो तो आप इसको सॉल्व करके जो आ रहा हो आप वही रख देना, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रखना है। आपको जो भी रूट वगैरह में आ रहा हो आप ऐसे भी लिख देंगे, तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से।
ये देखिए, ये एक सवाल है, पॉइंट दे दिया आपको ए बी सी डी ई, 4-4 मीटर की डिस्टेंस है बीच में। आपको यहाँ पर ट्रस के प्रत्येक सदस्य पर बलों का मान तथा प्रकृति बतानी है। ट्रस के प्रत्येक सदस्य पर बलों का मान तथा प्रकृति ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे? वही, पहले आर ए आर बी निकालेंगे, पहले निकालेंगे आर ए आर बी। तरीका वही है, अभी अभी आपको बताया था। इसको एज ए बीम ट्रीट करेंगे, जहां पर कहीं है ए बी। ये जो 10 है वो यहां कहीं हम लोग लगा मान लेंगे 10 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर को यहां। क्लियर? तो ये 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मीटर, ये हो जाएगा 4 मीटर, और ये हो जाएगा मेरा 2 मीटर। ऐसे ही इसको आर ए और आर बी निकाल लेंगे फटाफट। देखिए कितना आ रहा है आर ए और आर बी। आर ए प्लस आर बी इक्वल टू आर आर बी 30 किलोमीटर। बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, कुछ भी शॉर्ट में नहीं लिखना है, आप कहो कि बिल्कुल शॉर्ट में लिख दें, आपको सब कुछ लिखना है। बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर ये सब लिखना है आपको। आर बी इंटू 4 2 6 और 2 8, आर बी इंटू 8 इक्वल टू 10 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 6। एक 140 हो जाएगा। ये 140/8 यानी कि 70/4, 35/2, ये 17.5 किलोमीटर आ गया हमारा। किलोमीटर में है तो किलोमीटर में रहेगा, न्यूटन में है तो न्यूटन में रहेगा। आरबी का मान आ गया 17.5। आर ए का मान कितना आ जाएगा? 30 में से 30 माइनस 17.5, ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 12.5 आएगा क्या? ये आर ए का मान आ गया 12.5। आर ए भी आ गया, आरबी भी आ गया। अब फटाफट इसका टी ए टी वन नाम दे देते हैं, कुछ भी T1 T2 T3 वगैरह। नाम दे देते हैं कुछ भी। एक चीज हम लोग भूल गए हैं, इसको परफेक्ट टच है या नहीं, ये चीज सबसे पहला फर्स्ट स्टेप तो वही होता है कि m इक्वल टू 2j माइनस 3 चेक करना। m इक्वल टू 2j माइनस 3 चेक करना, यही होता है फर्स्ट स्टेप। आर ए आर बी निकालने से भी पहले का स्टेप ये है। तो क्या हो जाएगा, कितने स्टेप है हमारे? m बराबर है 1 2 3 4 5 6 और 7 है। मेंबर कितने, जॉइंट कितने? 1 2 3 4 5 है। ठीक, ये हमारा परफेक्ट ट्रस है, अतः इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसका हल किया जा सकता है। ये पहला स्टेप है, इसके भी आपकी मार्किंग होती है, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले पॉइंट ए को सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट ए को सॉल्व करते हैं। T1 60, यहाँ कौन सा है? T2 है, ऊपर जा रहा है 12.5। ठीक है, ये आ जाएगा T1 का cos 60, यहाँ आ जाएगा T1 का
साइन 60, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। देखिए क्या आ रहा है, T1 साइन 60 प्लस 12.5 इक्वल टू 0, T1 साइन 60 इक्वल टू माइनस के 12.5 और T1 इक्वल टू आ गया माइनस के 12.5 बटे साइन 60, साइन 60 का मान √3/2, माइनस का आएगा 25/√3, ये हो जाएगा सम। ये हो गया हमारा सम पीरियड। कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको फ्री वाई डायग्राम बनाना है और इसको सॉल्व कर लेना है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, आपके दोनों मान निकल कर आ जाएंगे। जैसे आप देखिए, ये आ रहा है T2 प्लस T1 cos 60 इक्वल टू 0, T2 प्लस T1 का मान है माइनस 25/√3, cos 60 का मान होता है 1/2, T2 माइनस ये हो जाएगा तो T2 का मान आ गया ये सारी चीजें आपको नोट करते जाना है। T1 का मान ये आएगा माइनस 25/√3 और T2 का जो मान आया 12.5 √3 और वो भी टेंसाइल तनाव में आया है। ये सारी चीजें आप लोग नोट करते जाएं। तो ये मेरा पॉइंट ए सॉल्व हो गया। पॉइंट ए को मैंने जब सॉल्व किया तो मुझे मिला T1 और T2 का मान। अब हम लोग किसको सॉल्व कर सकते हैं, डी को सॉल्व कर सकते हैं, ई को कर सकते हैं, सी को कर सकते हैं या बी को कर सकते हैं। जो भी बच रहे हैं 4 पॉइंट उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो भी हम लोग पॉइंट लें उसमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हमें पता हो और कम से कम मुझे निकालना हो। अब यहाँ पर देखें, जैसे पॉइंट डी, आपको T1 पता है, 10 पता है, T4 नहीं पता और T3 नहीं पता। 2 चीजें पता है, 2 चीजें नहीं पता। यहाँ पर देखा जाए पॉइंट ई पर एक चीज पता है, T2 का मान पता है, ना T3 पता है, ना T5 पता है, ना T6 पता है। यानी कि इसको तो सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल भी अगर आप करने बैठ गए तो आपसे सॉल्व नहीं होगा। पॉइंट सी में देखा जाए तो एक चीज पता है 20, T4 पता नहीं है, T5 पता नहीं है, T7 पता नहीं है। यानी कि ये भी सॉल्व नहीं किया जा सकता। अभी केवल और केवल एक वैल्यू पता है, 3 वैल्यू पता नहीं है। पॉइंट बी को देखा जाए तो आरबी पता है, T6 और T7 पता नहीं है। ये सॉल्व किया जा सकता है। जैसे हमने अभी आर ए किया वैसे ही हम लोग आरबी को सॉल्व कर सकते हैं और पॉइंट डी को सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों ही हमारे पास अभी ऑप्शनल में है कि हम या तो मैं इसको सॉल्व करूं या तो मैं इसको सॉल्व करूं। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, पॉइंट बी को। पॉइंट बी को सॉल्व कर रहा हूं। यह T7, इधर है T6, एंगल 60 डिग्री, ऊपर आ रहा है 17.5। यहां पर आ जाएगा T7 का cos 60, T7 का sin 60। यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं। ये बन गया मेरा फ्री बॉडी डायग्राम। ये देखिए T7 sin 60 प्लस 17.5 इक्वल टू 0, T7 sin 60 इक्वल टू माइनस के 17.5, T7 इक्वल टू माइनस के 17.5 बटे sin 60। sin 60 का मान √3/2, T7 आ गया माइनस का 25/√3 सम पीरियड में।
दूसरा है T6 प्लस T7 cos 60 इक्वल टू 0। T7 का मान है माइनस का 25/√3 cos 60 का मान बटे 2। T6 माइनस में आ जाएगा 17.5√3, जो 17 किया 12.5√3, सॉरी 17 35 आ जाएगा, सॉरी ये 17 का दोगुना 34.5, यानी कि ये आ जाएगा 35.5 आएगा, ना कि 25 आएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। और ये आपका सही है, ये अगर 35 आ रहा है तो 17.5 और T6 से कट आ जाएगा 17। ये T6 आ गया 17.5√3। T6 का मान ये रहा 17.5/√3, जो कि टेंसाइल में है। और T7 का मान आ रहा है माइनस का 35/√3, जो कि कंप्रेसिव है। ये लीजिए मेरा पॉइंट, ये निकल आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। बचा क्या? T4, T3 और T5। T3, T4 और T5 ये दोनों बच रहे हैं, तीनों बच रहे हैं। अब हमको पॉइंट डी, सी और ई में से कोई भी 2 पॉइंट सॉल्व करने हैं। देखते हैं कैसे होता है। सारे आंसर आपको नोट करते जाना है ताकि बाद में आपको आंसर टेबल बनाने में दिक्कत ना हो। पॉइंट डी को सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं, ये है 10 नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। इधर की तरफ क्या आ रहा है? T1 आ रहा है। इधर जा रहा है T3 आ रहा है, और इधर जा रहा है T4, ठीक है। एंगल 60 है तो ये 30-30 हो जाएंगे, 30 और 30। और कुछ बच रहा क्या? 1 2 3 4, 1 2 3, चारों के चारों मैंने नोट कर लिए हैं। यहां पर आएगा T1 का cos 30, T1 का sin 30। यहां पर आएगा T3 का cos 30, T3 का sin 30। ऊपर कुछ भी नहीं है। ये जो पॉइंट चल रहा है पॉइंट डी चल रहा है, ये चल रहा है पॉइंट डी। अब यहां पर देखते हैं क्या क्या मुझे पता है। तो सबसे पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। T1 पता है, 10 पता है, और T3 आपका निकल आएगा आराम से। T3 cos 30 प्लस T1 cos 30 प्लस 10 इक्वल टू 0। T1 का मान कितना है? माइनस का है 25/√3। cos 30 का मान होता है √3/2। ये आ गया T3 cos 30 माइनस का आ रहा है 12.5। ये T3 से T3 कर दिया, प्लस 10 इक्वल टू 0। तो T3 cos 30 क्या बचा? ये माइनस का 2.5 बचेगा कि 10 माइनस हो जाएगा, -2.5 इक्वल टू 0। T3 इक्वल टू माइनस का अपॉन cos 30। cos 30 का मान √3/2। ये लीजिए T3 इक्वल टू आ गया माइनस का 5/√3, जो कि आ रहा है सब पीरियड।
ये आ रहा है हमारा टेंसाइल आ रहा है, कंप्रेसिव आ रहा है, संपीड़न में आ रहा है, क्योंकि ये है हमारा माइनस में। 5/√3 आ रहा है T3 का मान, माइनस का 5/√3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व हो गया। ऐसे ही हम लोगों को अब दूसरा वाला सॉल्व कर लेना है। ये वाला सॉल्व कर देते हैं। T4 निकालना है, तो T4 प्लस T3 sin 30 इक्वल टू है T1 sin 30। T3 का मान कितना है, T3 कहाँ है, T3 का मान अभी हम लोग निकाला, -5/√3 sin 30 का मान 1/2। T1 का मान माइनस का 25/√3/2। T4 माइनस 2.5√3 इक्वल टू 12.5√3, वो भी माइनस का। क्लियर, माइनस का ही 12.5। अब इसको इस तरफ ले आएंगे, प्लस में हो जाएगा। T4 इक्वल टू लिख सकता हूं माइनस का 12.5√3 और प्लस का 2.5√3। ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये बचा कितना, माइनस का 12.5 में से 2.5 माइनस कर दिया, तो माइनस का 10.5, माइनस का 10√3 बस आ गया, उसमें और कुछ नहीं है। आ जाएगा संपीड़न। T4 भी आ गया मेरा -10/√3, जो कि आ रहा है संपीड़न का। तो ये है हमारी जोड़ विधि। अब लास्ट बच रहा है मेरा T5 बच रहा है। उसके लिए पॉइंट C या पॉइंट E में से कोई भी एक सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तब मिलेगा आपको T5 का मान। तो पॉइंट C को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला आपको अप्लाई नहीं करना है, सीधे सीधे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट C को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां आ रहा है T4, T5, यह है T7 और नीचे लगा है 20 किलोमीटर। ये बन गया पॉइंट C का फ्री बॉडी डायग्राम। T5 cos 30, T5 sin 30, T7 cos 30, ऊपर कुछ भी नहीं। तो पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। बच रहा क्या, T5 बच रहा है, तो T5 को पहले ले रहा हूं। ये देखिए T5 cos 30 प्लस T7 cos 30 प्लस 20 इक्वल टू 0। T7 का मान कितना है, माइनस का 35/√3। ये पता होना चाहिए, माइनस का नोट करके रखा हुआ है। cos 30 का मान √3/2। माइनस का आ रहा है 17.5 प्लस 20 इक्वल टू 0। T5 cos 30 ये आ जाएगा कितना, माइनस का आएगा 2.5, माइनस का आएगा इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर सॉरी यहाँ पर प्लस का आएगा, यहाँ तो प्लस आएगा, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये तो प्लस का आएगा। T5 इक्वल टू लिख सकता हूँ -2.5 और cos 30 का मान सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ
माइनस 5/3। ये T5 का मान आ गया -5/√3 यानी कि संपीड़न। इसका भी मान आ गया माइनस का (5/√3)। अब कुछ नहीं करना है, केवल आंसर टेबल बनानी है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सीरियल नंबर, नाम, मान, प्रकृति। कितने थे? 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, RA और B। T1 का मान था 20/√3 यानी कि, और वो भी था संपीड़न में। T2 था 12.5/√3 जो कि था तनाव में। T3 ये था 5/√3। किसी कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो तो वो देख लेना, तरीका का यही होना चाहिए। T4 था 10/√3। T5 5/√3। T6 17.5/√3। तनाव में थी। T7 35/√3। RA का मान था 12.5। इसका मान था 17.5। ये है इस पूरे क्वेश्चन का, ये है हमारा फाइनल आंसर। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। इसके लिए अभी आपको दूसरा कोई तरीका नहीं है, इससे आपको शॉर्टकट नहीं मिलेगा, इससे आप बच नहीं सकते, या आप कोई भी इसका शॉर्टकट अपना नहीं सकते। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे ट्रस्ट के। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।